Morning friends, I am Kathy Patel from Ashwamek Vidyalaya. Today we are going to start with chapter number 2 History and Evolution of Computer. इस चैप्टर के बारे में हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं होता था, सबसे पहले आपका कंप्यूटर आया नहीं था, तब आपके कैलकुलेशन के लिए एक डिवाइस यूज़ होता था जिस डिवाइस का नेम है अबाक्स. So the earliest device known for your calculation is अबाक्स. ये डिवाइस कैसा था? तो इसके अंदर कुछ 10 बिट्स जैसे होते हैं जो एक वायर के ऊपर अटैच हुए रहते हैं एक फ्रेम के अंदर, और इस ये बिट्स के हेल्प से आप लोग कोई भी सिंपल कैलकुलेशन वहाँ पे कर सकते हो. ठीक है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आप लोग सिंपल कैलकुलेशन ही कर पाते थे. In 1642, Blaise Pascal developed the first basic calculator which would do only limited jobs. In 1690, Leibniz developed a machine that could perform the addition, subtraction, multiplication, division and calculation. 1916 के अंदर लेब्निज ने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम दिया गया बेसिक कैलकुलेटर, जो बेसिक कैलकुलेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड स्क्वायर रूट ऐसी चीज़ें कर सकता था. नेक्स्ट इन 1822 चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन अ मॉडल कॉल्ड डिफरेंस engine. चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन अ मॉडल कॉल्ड डिफरेंस engine. ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने एक मॉडल बनाया जिसका नेम दिया गया डिफरेंस engine. His invention could perform the calculation without human intervention. मीन्स ये जो डिवाइस था वो विदाउट ह्यूमन के इंटरेक्शन से, ह्यूमन का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो फिर भी वो वहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था. In 1833, बेबेज डिज़ाइन अ मशीन that is known as एनालिटिक engine. उसने दूसरा एक मशीन बनाया जिसका नेम दिया गया एनालिटिक engine. और ये जो एनालिटिक engine है वो मॉडर्न कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, उसका ये बेस है. ठीक है, ये एनालिटिक engine पे से आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स आए हुए हैं. In 1940, John van Neumann found a way to encode the instruction in a language. वहाँ पे उन लोगों ने, जॉन वान न्यूमैन ने इंस्ट्रक्शन को आपके लैंग्वेज के अंदर एनकोड करने के लिए एक मशीन डेवलप किया था. इन 1946, जे प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मोसली invented a machine called ENIAC at the University of Pennsylvania. ये दोनों पर्सन ने पेनिसिल्वानिया के अंदर एक मशीन की डिज़ाइन की जिसका नेम दिया गया ENIAC. ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ये जो ENIAC मशीन है वॉज द फर्स्ट मशीन टू यूज़ द लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब. इसके अंदर जो यूज़ हुआ और इसके अंदर जो चीज़ यूज़ होती है वो हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर. अब आपके जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर जो आए उसके अंदर आपके डिफरेंट जनरेशन के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ हुए उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. तो ऐसे कंप्यूटर के हार्डवेयर बेस्ड जनरेशन 5 है. ठीक है, वो 5 जनरेशन, उसके अंदर कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ, उसका टाइम स्पैन कौन सा था, ये आपको याद रखना है. सो द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम स्पैन है फर्स्ट जनरेशन का, वो है आपका 1945 to 55, मतलब 10 ईयर्स तक ये फर्स्ट जनरेशन कहलाता था. अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विथ ENIAC मशीन, क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ ये ENIAC एक मशीन ही था, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट विथ ENIAC मशीन.
इट वॉज दैन फॉलोड बाय द IBM यूनिवैक 1। बाद में इस मशीन को क्या बोला गया, इस मशीन का एग्जाम्पल दिया गया और इस मशीन को बोला गया IBM यूनिवैक 1। ठीक है। दिस मशीन कुड परफॉर्म द बेसिक डेटा प्रोसेसिंग, ये बेसिक डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म करता था। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए। बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज, required a lot of energy, slow in input and output, and suffered with heat and maintenance problem। ये वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आने लगे। सो एंड फर्दर द वैक्यूम ट्यूब्स नीडेड टू बी रिप्लेस्ड ऑफन एज दे हैड शॉर्ट लाइफ स्पैन। वो वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं थी, इसीलिए उसको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती थी। पीछे आपको बुक के अंदर ये जो ENIAC मशीन है, वो ENIAC मशीन का एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है। ये आपका एक ENIAC मशीन है, ठीक है। और बाजू में जो दिखाया गया है वो आपका वैक्यूम ट्यूब है। ये ENIAC मशीन एंड दिस इज़ अ वैक्यूम ट्यूब। आप लोग देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब ऐसे आपके बल्ब के जैसे दिखती है, जो बहुत बड़ी आती है। और ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का ही यूज़ हुआ था। सेकंड आपकी जनरेशन है, वो सेकंड जनरेशन का टाइम स्पैन है। यहाँ पे 1955 पे फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हुआ, तो सेकंड जनरेशन 1955 to 65, अगेन 10 ईयर्स का टाइम स्पैन। ठीक है। नाउ टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो हमको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर डिफ़िकल्टी आई, उसे रिड्यूस करने के लिए वी यूज़ ट्रांजिस्टर इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। हम लोगों ने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या यूज़ किया, ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हम लोगों ने। एंड ट्रांजिस्टर इज़ अ स्मॉल कंपोनेंट मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। With the transition, the problem of heat was minimized and computer size was reduced। कंप्यूटर की साइज़ भी रिड्यूस हुई, उसके अंदर हीट का जो हमें प्रॉब्लम था वो भी थोड़ा बहुत कम हो गया। एंड द कंप्यूटर नाउ कुड परफॉर्म द ऑपरेशन कंपैरेटिवली फास्टर, और कंप्यूटर का ऑपरेशन भी थोड़ा फास्ट होने लगा। और यहाँ पे ये जो मशीन है वो मशीन कुछ हायर लेवल लैंग्वेजेस के साथ भी वर्क करने लगे, और इसका यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है IBM 1620। IBM 1620 ये इसका एक एग्ज़ाम्पल है। और ये ट्रांजिस्टर कैसे दिखते हैं वो आपको यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाए हैं। ये है आपके कुछ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर हम लोगों ने सेकंड जनरेशन में यूज़ किया। ये वैक्यूम ट्यूब से इसके अंदर इसकी साइज़ कितनी है, वैक्यूम ट्यूब से कम है। नेक्स्ट हमारी आई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम स्पैन है वो टाइम स्पैन ये 1916 पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे 1965 to 80। अब ये 15 ईयर का टाइम स्पैन है। कितना है, 15 ईयर का, ठीक है। वो जो था वो 10 ईयर का दोनों था, ये 15 ईयर का है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यहाँ पे थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ। दिस सर्किट्स आर फिक्स्ड ऑन सिलिकॉन चिप, ये एक चिप के ऊपर सर्किट को वो बिठाई जाती है। एंड द मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक योर डायोड्स, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा कैन बी फिक्स्ड, और इस सर्किट के ऊपर ये सारे कंपोनेंट को वहाँ पे फिक्स किया जाता है। एंड अबाउट द सर्किट से as the wire interconnection about the circuit component are minimized, this computer were smaller, faster and more flexible in terms of input and output। और इसके अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट भी ज़्यादा आने लगा, वो कंप्यूटर भी फास्ट वर्क करने लगा, और इसकी साइज़ भी बहुत स्मॉल हो गई। इसीलिए
दिस कंप्यूटर बिकम पॉपुलर एज मिनी कंप्यूटर। इसीलिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कौन से नाम से जाने गए? मिनी कंप्यूटर के नेम से जाने गए। उसका एग्जाम्पल है IBM 360, PDP-8 एंड PDP-11, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड सर्किट कैसी आती है वो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाई गई है। ये आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट है। नाउ इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर उसका टाइम स्पेन है आपका 1980 से 89, 9 ईयर्स का, 1980 से 89। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हम लोगों के इंटीग्रेटेड सर्किट से आपके कंप्यूटर अच्छे चलने लगे, आपका वहाँ पे इनपुट और आउटपुट भी फास्ट आने लगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे अमाउंट के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया। ठीक है, जिसकी वजह से कंप्यूटर बिकम मोर यूज़र फ्रेंडली, वो बहुत यूज़र फ्रेंडली होने लगे। एंड हैंस सच मशीन वर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, जिसकी वजह से ये फोर्थ जनरेशन के अंदर हम लोग उसको पर्सनल कंप्यूटर के नेम से जानने लगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल है IBM PC एंड Apple II, IBM PC एंड Apple II इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस कंप्यूटर कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड दे आर वेरी यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस विच रिक्वायर्ड द न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने के लिए भी ये कंप्यूटर बहुत यूज़ होने लगे। एंड द स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क भी डेवलप किया गया। एंड द लास्ट जनरेशन बेस्ड ऑन हार्डवेयर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर उसका टाइम स्पैन है 1989 टू टिल डेट। 1989 से आज की डेट का जो टाइम स्पैन है वो आपके ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का है। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, यूज़र फ्रेंडली एंड कनेक्टिविटी टू नेटवर्क्स। एंड दिस कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल। वो कंप्यूटर कैसे बने? पोर्टेबल कंप्यूटर बने। और यहाँ पे ये जो आपके कंप्यूटर है वो कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का भी यूज़ करने लगे, जिसे आप लोग बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने देखा वो आपका था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखने के लिए पीछे जो टेबल दिया गया है वो टेबल ही आप लोगों को याद रखना है। ये टेबल के अंदर आप लोग देखोगे तो कौन सी जनरेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स कौन कौन से हैं वो भी दिखाए हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, नेक्स्ट ये फोर्थ जनरेशन है और ये लास्ट फिफ्थ जनरेशन है। आपको ये टेबल ही सिर्फ याद रखना है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। अब हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपके कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने हार्डवेयर के अंदर देखी वैसे ही यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपके कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। ठीक है, नाउ
द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड मशीन लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर क्या यूज़ हुआ? मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई. जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा देखा कि मशीन लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर के अंदर डेटा का स्टोरेज होता है, जिसे हम लोगों ने प्रोग्राम है, उस चीज़ को हम लोगों ने प्रोग्राम है ऐसे बोला. और ये मशीन लैंग्वेज को आप लोग, मशीन लैंग्वेज के अंदर आप लोगों का सिर्फ 0 and 1 डिजिट ही आते हैं. ठीक है, मशीन लैंग्वेज कंटेन्स ओनली 2 digit 0 and 1. That's why this machine language is called binary language also. इसीलिए इसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं. ठीक है, और कंप्यूटर being mainly an electronic device अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. कंप्यूटर सिर्फ यही लैंग्वेज समझता है. ओके, टू अवॉइड द डिफ़िकल्टीज वर्किंग विद द मशीन लैंग्वेज इन सेकेंड जनरेशन, हम लोगों को ये मशीन लैंग्वेज के अंदर इनपुट डालने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि हमको ये मशीन लैंग्वेज आती नहीं थी. सो टू अवॉइड द डिफ़िकल्टीज वी यूज़ असेंबली लैंग्वेज इन सेकेंड जनरेशन. व्हाट वी यूज़? असेंबली लैंग्वेज. हम लोगों ने क्या यूज़ किया? असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया सेकेंड जनरेशन के अंदर. अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या आता था? तो असेंबली लैंग्वेज यूज़ नेमोनिक कोड. यहाँ पे एम साइलेंट है, यहाँ पे इसको प्रोनाउंसिएशन करना है. नेमोनिक कोड्स और सिम्बॉल्स, इसके अंदर क्या यूज़ होने लगा? नेमोनिक कोड और सिंबल ये मशीन लैंग्वेज के अंदर यूज़ होने लगी. तो आपके ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की लैंग्वेज है. अब वेदर इट इज़ अ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इट वॉज स्टिल टीडियस टू प्रोवाइड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. वो मशीन लैंग्वेज हो या असेंबली लैंग्वेज हो, हम लोगों को प्रॉब्लम डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए डिफ़िकल्टी होने लगी, क्योंकि हमको नहीं तो ये बाइनरी लैंग्वेज आती है, नहीं तो हमको ये सिंबल वाली लैंग्वेज आती है. ठीक है, तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए हमें वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी. सो इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, हम लोगों ने थर्ड जनरेशन के अंदर एक हायर लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया. ये चीज़ अच्छे से समझना. हाँ, अब हायर लेवल लैंग्वेज, इसका यूज़ हम लोगों ने किसके अंदर किया? थर्ड जनरेशन के अंदर किया. अब ये हायर लेवल लैंग्वेज वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसका यूज़ हम लोगों ने ये थर्ड जनरेशन के अंदर किया. अब आप लोग बोलोगे कि ये हायर लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर कैसे समझ सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है. ठीक है, तो हायर लेवल लैंग्वेज तो इंग्लिश के अंदर वहाँ पे इनपुट दिया जाता है, तो कंप्यूटर इसे कैसे रीड करेगा, उसे कैसे समझेगा? तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर हमको ये हायर लेवल लैंग्वेज का मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों ने हायर लेवल लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की. हायर लेवल लैंग्वेज, और उसका ट्रांसलेशन हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज के अंदर करने के लिए यूज़ किया ट्रांसलेटर. इन विच जनरेशन? थर्ड जनरेशन. ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेटर का यूज़ हमको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, तभी आपका हायर लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हो, तो किसी को सिर्फ गुजराती लैंग्वेज समझ में आती है और किसी को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है. दोनों बात करना चाहते हैं तो हमें एक थर्ड पर्सन बीच में चाहिए, जो गुजराती का इंग्लिश ट्रांसलेट करके दे और इंग्लिश का वापस से गुजराती ट्रांसलेट करके दे, तभी वो दोनों बात कर सकते हैं. ठीक है, वैसा ही यहाँ पे है. कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इनपुट देना आता है. तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया? ट्रांसलेटर यूज़ किया. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर. ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है, लेकिन हम लोग इसे अभी ही ले लेते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर.
कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दो टाइप के ट्रांसलेटर है। दोनों ये एग्जाम्पल दोनों ट्रांसलेटर एक ही काम करते हैं ट्रांसलेट करने का, लेकिन दोनों की मेथड डिफरेंट है। दोनों की मेथड डिफरेंट है। जो कंपाइलर आपका ट्रांसलेट है जो कंपाइलर आपका जो ट्रांसलेटर है वो कंपाइलर जो ट्रांसलेट करता है वो होल सोर्स कोड को, मतलब जो कोड उसको दिया जाता है वो होल सोर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। मतलब पूरे को एक साथ कन्वर्ट कर लेता है, होल सोर्स कोड को कन्वर्ट कर लेता है और बाद में वो आउटपुट दिखाता है। मतलब जितना भी उसको कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है वो पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर लेता है। और इंटरप्रेटर जो कोड ट्रांसलेट करता है उसकी वर्क करने की मेथड है लाइन बाय लाइन फैशन। ये क्या करता है, वन लाइन बाय लाइन वो ट्रांसलेट करने का स्टार्ट करता है। मतलब एक लाइन कर ली, फिर बाद में दूसरी लाइन, फिर बाद में तीसरी लाइन, ऐसे। तो यहाँ पे दोनों ट्रांसलेटर ही है, लेकिन कंपाइलर होल सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर लेता है एक साथ और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन फैशन के अंदर उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किसके अंदर यूज़ किया, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने ट्रांसलेटर यूज़ किया। और ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर ही हमारी सी, फिर कोबोल और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारे पास आई। ये इसके थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल हैं। नाउ इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, अब हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर को सिर्फ इतना ही बताया कि व्हाट टू डू, मतलब हमें क्या करना है, वो कैसे करना है, हाउ टू डू, वो हम लोगों ने नहीं बताया। और ऐसी ही एक लैंग्वेज हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन के अंदर हम लोगों ने क्या स्पेसिफाई किया, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्पेसिफाई किया व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ हाउ टू डू। कैसे करना है वो हम लोगों ने नहीं बताया और सिर्फ हमें क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, वही हमने उसको बताया। और उसका एक एग्ज़ाम्पल है SQL। ये SQL आपकी फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्ज़ाम्पल है, जिसका पूरा नेम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर आओगे तब पढ़ोगे SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, नाउ इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, अब आपके पास लास्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू मेक कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट द प्रोग्रामर। ठीक है, हम लोगों ने अब फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के जनरेशन के अंदर हम लोगों ने प्रोग्रामर के बिना कंप्यूटर को प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ऐसा हम लोगों ने कंप्यूटर डिज़ाइन किया। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर इसका एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने AI का यूज़ किया, जिसका फुल फॉर्म अभी हम लोगों ने बताया। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ किया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको ये जो फिफ्थ जनरेशन है उसके एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप है। अभी हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर के जनरेशन देखी उसमें हम लोगों ने देखा कि कौन से जनरेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये सॉफ्टवेयर की कितने टाइप्स है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज
सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर किससे मैनेज होते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सब कुछ मैनेज करता है। वहाँ पे वो मेमोरी का भी मैनेजमेंट करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की, स्टॉप करने की प्रोसेस को भी मैनेज करता है। वो प्राइमरी मेमोरी को हैंडल करता है, सेकेंडरी मेमोरी को हैंडल करता है, वो प्रिंटर को हैंडल करता है। सब कुछ आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके रिगार्डिंग अभी आप लोग नेक्स्ट 5, 6, 7 ऐसे बहुत सारे चैप्टर पढ़ोगे, तब आप लोग इस चीज़ को डिटेल के अंदर देखोगे। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। इट इज़ डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। वो सिर्फ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपको ड्राइंग करना हो तो आप लोग पेंट ओपन करते हो, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग वर्ड ओपन करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप लोग पावर पॉइंट ओपन करते हो। मतलब वहाँ पे आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप लोग क्या करना चाहते हो उसके हिसाब से वो बनाए गए हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो आप लोग पेंट ओपन नहीं करते हो। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन के स्पेसिफिक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे आपके सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये दोनों के नेम्स आपको याद रखने हैं। अब आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आए हुए कुछ टाइप्स के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया, कुछ टाइप के कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला फर्स्ट टाइप का कंप्यूटर दिखाया गया है पॉपुलर कंप्यूटर्स। क्या दिखाया गया है? पॉपुलर कंप्यूटर। अब इसके अंदर क्या बात हुई है? तो इसके अंदर बताया गया है कि अब तक हम लोगों ने जो कंप्यूटर देखे उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर यूज़ 0 एंड 1 डिजिट। ठीक है, उनका पहले के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, वहाँ पे वो 0 और 1 लैंग्वेज को यूज़ करते थे। ठीक है, तो जो कंप्यूटर 0 एंड 1 लैंग्वेज पे वर्क करते हैं, दिस कंप्यूटर इज़ नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसके ऊपर वर्क करते हैं? 0 एंड 1 डिजिट के ऊपर। ठीक है ना। दूसरे टाइप के कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे डिजिटल कंप्यूटर है वैसे एनालॉग कंप्यूटर है। और एनालॉग कंप्यूटर किसके ऊपर वर्क करते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर यूज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एम्पलीट्यूड पे ये एनालॉग कंप्यूटर आपके वर्क करते हैं। और सम कंप्यूटर यूज़ बोथ दिस टेक्नोलॉजी both, and this type of computer is known as हाइब्रिड कंप्यूटर। जो कंप्यूटर दोनों पे वर्क करते हैं उसे क्या बोलोगे आप लोग? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये आपका पॉपुलर कंप्यूटर है। सेकंड टाइप का आपका कंप्यूटर है पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर। पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आप लोगों ने देखा ही होगा। दिस कंप्यूटर आर द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर सिस्टम एंड दे आर वेरी ईजियर टू यूज़ एंड मेंटेन। ये दोनों को यूज़ करना और मेंटेन करना बहुत आसान होता है। इसका आप लोगों ने पिक्चर यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाया है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। ये आपके पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू के साथ आते हैं। इसे आप लोग क्या बोलोगे? पर्सनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलोगे। थर्ड टाइप का कंप्यूटर है वो है आपका लैपटॉप कंप्यूटर्स। क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर्स। अब ये लैपटॉप कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल एंड लाइट वेट विथ अ थीन स्क्रीन। मतलब ये आप लोगों ने देखा होगा।
तो उसकी स्क्रीन थीन आती है और वो पोर्टेबल होता है, मतलब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पे उसे लेके जा सकते हो। दे आर ऑल्सो नोन एज लैपटॉप कंप्यूटर, आर ऑल्सो नोन एज नोटबुक कंप्यूटर। उसे क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब लैपटॉप कंप्यूटर वहाँ पे ऑपरेट्स ऑन बैटरीज, तो लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी पे ऑपरेट होते हैं, इसीलिए ट्रैवलिंग में ये कंप्यूटर आपको ज़्यादा इजी पड़ते हैं। नावाडेज अ थीन वर्जन ऑफ लैपटॉप कॉल्ड अल्ट्राबुक is becoming very popular. The ultrabook size and weights are thinner in comparison with the laptop, and ultrabook computing technology use high powered low voltage processor with long battery. अभी आपके ये लैपटॉप कंप्यूटर का एक दूसरा थीन वर्जन यूज़ हो रहा है जिसे आप लोग बोल रहे हो अल्ट्रा बुक। ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप कंप्यूटर है और ये आपका अल्ट्रा बुक कंप्यूटर है, ठीक है। ये अल्ट्रा बुक कंप्यूटर के अंदर बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके फोर्थ टाइप की कंप्यूटर है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर आप लोग हाथ में लेके घूम सको, ठीक है। हैंड मतलब आपके हाथ और हेल्ड मतलब लेके आप लोग उसे घूम सको, ऐसे कंप्यूटर को हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज PDA। उसे आप लोग क्या बोल सकते हो? PDA, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ये फुल फॉर्म सबके याद रखना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये आपके असिस्टेंट के जैसे आप लोग इसे उठा के घूम सकते हो, ठीक है। ये लैपटॉप की कंपैरिजन करें तो उससे भी आपके स्मॉल आते हैं, जिसके साथ लिखने के लिए आप लोगों को एक पेन का यूज़ करना पड़ता है। ऐसा देखो, ऐसे आपके फ़ोन के जैसे ही ये आपके ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जिसे आप लोग ऐसे हाथ में लेके घूम सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था, ये आपका फिगर दिखाया गया था हैंड हेल्ड कंप्यूटर का। नेक्स्ट आपके टाइप के कंप्यूटर है, फिफ्थ टाइप के कंप्यूटर है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर्स। अब अ टैबलेट कंप्यूटर इज़ अ पोर्टेबल एंड मोबाइल कंप्यूटिंग टूल। ये भी कैसा रहेगा? तो ये भी आपका पोर्टेबल रहेगा, इसे भी आप लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हो, पोर्टेबल रहेगा। एंड इट जनरली यूजेस वर्चुअल कीबोर्ड और डिजिटल पेन। ये क्या यूज़ करते हैं? वर्चुअल कीबोर्ड और डिजिटल पेन, ये टाइप के कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अब दिस कैटेगरी देर आर टू पॉपुलर टाइप्स ऑफ टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर की दो कैटेगरी है। ये जो टैबलेट कंप्यूटर है उसके दो टाइप्स है। फर्स्ट टाइप के कंप्यूटर को बोलते हैं स्लेट टैबलेट, इसको क्या बोलते हैं? स्लेट टैबलेट। और दूसरे टाइप के जो कंप्यूटर है वो है टैबलेट है, वो है आपके कन्वर्टिबल टैबलेट। There are two types of tablet computer, slate tablet and convertible tablet. Slate tablet is a type of tablet where the keyboard is not attached. स्लेट टैबलेट के अंदर आपका कीबोर्ड नहीं आता है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप लोग उसे लगा के यूज़ कर सकते हो। एंड अ कन्वर्टिबल टैबलेट पीसी इज़ बेसिकली अ लैपटॉप कंप्यूटर विथ अ स्क्रीन दैट कैन स्वाइवल एंड फोल्ड ऑन द कीबोर्ड। और कन्वर्टेबल कंप्यूटर की जो स्क्रीन है टैबलेट की, उसे आप लोग फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बुक के अंदर ये जो कंप्यूटर कैसे आता है टैबलेट कंप्यूटर, उसका पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो, ये आपका टैबलेट कंप्यूटर है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है आपका 6 टाइप के कंप्यूटर, वेरिएबल कंप्यूटर्स। वेरिएबल कंप्यूटर्स, टू वेयर मीन्स पहनना, है ना। वेयर करना मीन्स पहनना। तो वेरिएबल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बॉर्न कंप्यूटर। वेरिएबल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बॉर्न कंप्यूटर।
क्योंकि इस टाइप के जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर बॉडी पे पहनने के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरेबल कंप्यूटर बोलते हैं। वेरेबल कंप्यूटर कम इन द फॉर्म ऑफ, अब ये वेरेबल कंप्यूटर कौन सी फॉर्म में आते हैं, तो वो वेरेबल कंप्यूटर कम इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो सकते हैं। पेंडेंट, वो किसी पेंडेंट के फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब होता है वहाँ पे वो आपका हार्डवेयर होता है, वहाँ पे वो ऐसा एक हार्डवेयर के अंदर, लेकिन वो कंप्यूटर की तरह पे वर्क करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो स्मार्ट वॉच, अभी जो आप लोग वॉच पहनते हो वो वॉच आपको दिखती तो वॉच जैसी ही होती है, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर होता है। एंड रिंग, ऐसे बहुत सारे फॉर्म के अंदर आपके ये वेरेबल कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था वेरेबल कंप्यूटर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो को देख के जो मैंने यहाँ पे नोटबुक के अंदर लिखा है वो सारी चीज़ें और डेफिनेशन जो इस चैप्टर में से आ रही है वो सारी चीज़ें ये टेक्स्ट बुक में से देख के आपकी नोटबुक के अंदर कॉपी करनी है। और दूसरी, पीछे जो एक्सरसाइज के 14 to 15 MCQs दिए गए हैं वो सारे MCQs का आंसर फाइंड करके आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।